मुंबई की रात में बेमौसम बरसात में अचानक कहर बरपा दिया और पाइन हिल कब्रिस्तान की ओर जाने वाली लाल मिट्टी की सड़क को कीचड़ के एक विशाल दलदल में बदल दिया जो पहियों को निगलने के लिए तैयार था। 28 वर्षीय अर्जुन, जो एक ऐप आधारित बाइक टैक्सी चलाता था, अपने पतले रेनकोट में सिकुड़ा हुआ था और अपनी पुरानी बाइक को बेबस होकर देख रहा था, जो इस सुनसान जगह पर खराब हो गई थी। बादलों की गरज और बिजली की चमक के बीच जो रात के अंधेरे को चीर रही थी और उन लावारिस कब्रों से उठती ठंडक के बीच अर्जुन के रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई जब उसके अनुभवी कानों ने एक अजीब सी आवाज सुनी। ये हवा की सरसराहट नहीं थी, ना ही मेंढकों की टरटर, बल्कि एक कमजोर और रुक रुक कर आने वाली कराहने की आवाज थी जो घास के ढेर के पास पड़े एक जूट के बोरे से आ रही थी। भूतों की कहानियों से डरने वाला अर्जुन पहले तो पीछे हट गया और भागना चाहता था, लेकिन उसकी इंसानियत ने उसे रोक लिया। उसने थूक निकला, कांपते हाथों से फोन की टॉर्च चलाई और बारिश की बौछार के बीच उस हिलते हुए बोरे पर रोशनी डाली, अपनी सांस रोककर। उसने वो छोटा कटर निकाला जो वो अक्सर पार्सल काटने के लिए इस्तेमाल करता था और धीरे धीरे आगे बढ़ा। एक ही झटके में उसने बोरे को काट दिया और जो दृश्य सामने आया उसने अर्जुन को इतना चौंका दिया कि उसका फोन लगभग कीचड़ में गिर गया। अंदर कोई जानवर या कचरा नहीं, बल्कि एक इंसान था, एक युवा लड़की जिसका चेहरा खून की कमी से सफेद पड़ गया था। उसके बाल कीचड़ से सने हुए थे और माथे पर चिपके थे, और सबसे भयानक बात यह थी कि उसका पेट बहुत बड़ा था और वो दर्द से तड़प रही थी। वो लड़की मीरा थी। उसके महंगे मैटरनिटी कपड़े फटे हुए थे और खून के धब्बों से सने थे, जो बारिश के पानी के साथ मिलकर एक भयावह दृश्य बना रहे थे। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, मीरा डर के मारे उछल पड़ी। उसकी आंखें दहशत से फटी रह गईं। दर्द और डर के मारे उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। उसने सोचा कि अर्जुन भी उन्हीं गुंडों का साथी है जिन्होंने उसका अपहरण किया था, उसे बेहोश किया था और उसे यहां मरने के लिए फेंक दिया था। अपनी बची खुची ताकत से मीरा ने संघर्ष किया। अपने नाखूनों से अर्जुन के हाथ को खरोच दिया और भीख मांगते हुए बुदबुदाई, नहीं, मेरे बच्चे को मत मारो, पैसे ले लो, सब ले लो, प्लीज। अर्जुन को दर्द हुआ, लेकिन उसने उसे छोड़ा नहीं। उसने अपना कटर दूर फेंक दिया ताकि उसे भरोसा हो सके और अपने सख्त हाथों से उसके कंधों को पकड़कर बारिश की आवाज से भी तेज चिल्लाया, मैडम, होश में आओ, मैं बाइक वाला हूं, मैं टैक्सी चलाता हूं, मैं आपको बचाने आया हूं। कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अर्जुन की चिल्लाहट ने मीरा को होश में लाया। उसने संघर्ष करना बंद कर दिया। उसकी आंखें थकान से पथरा गई थी। उसके हाथ में अभी भी एक मुड़ा तोड़ा कागज था, उसके बच्चे की सोनोग्राफी की तस्वीर, जिसे उसने गुंडों के हमले के दौरान भी बचाने की कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक तेज दर्द ने मीरा को दोहरा कर दिया। गर्म पानी का एक सैलाब बह निकला। पानी की थैली फट चुकी थी। फेंक दिए जाने के सदमे और अत्यधिक डर ने समय से 1 महीने पहले ही प्रसव पीड़ा शुरू कर दी थी। अर्जुन ने घबराकर अपना फोन चेक किया, लेकिन स्क्रीन काली थी, बैटरी खत्म हो चुकी थी। या शायद इस सुनसान जगह पर नेटवर्क नहीं था। चारों ओर अंधेरा और खामोश कब्रें थीं। कोई इंसान नहीं, कोई गाड़ी नहीं, बस अर्जुन। दर्द से कराहती वो औरत और दुनिया में आने के लिए संघर्ष करता एक नन्हा जीवन। स्थिति बहुत नाजुक थी और अर्जुन को अपनी जिंदगी का सबसे पागलपन भरा फैसला लेना था। अगर वो पैदल बाइक को धक्का देते हुए उसे मुख्य सड़क तक ले जाता तो कीचड़ में घंटों लग जाते और तब तक मां और बच्चे दोनों की जान जा सकती थी। लेकिन अगर वो यहीं इस गंदे और ठंडे कब्रिस्तान में डिलीवरी कराता तो एक अविवाहित मर्द के लिए, जिसे डिलीवरी का कोई अनुभव नहीं था, जोखिम बहुत ज्यादा था। मीरा की चीख ने अर्जुन की दुविधा को तोड़ दिया। बचाओ मेरे बच्चे को, वो आ रहा है। अब सोचने का समय नहीं था। अर्जुन ने तुरंत अपनी हरी यूनिफॉर्म वाली जैकेट उतार दी, जो उसकी रोजी रोटी का साधन थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उस जैकेट को गीली घास पर बिछा दिया। सबसे सूखी और ऊंची जगह ढूंढकर जैकेट के अंदर का हिस्सा अभी भी उसके शरीर की गर्मी से थोड़ा गर्म और सूखा था। उसने सावधानी से मीरा को उस पर लिटा दिया। जोर लगाओ और गहरी सांस लो। मुझे डिलीवरी करानी नहीं आती, लेकिन आपको मेरी बात सुननी होगी। अर्जुन चिल्लाया। तनाव से उसकी आवाज कांप रही थी। माथे पर ठंडा पसीना बारिश के साथ मिल रहा था।
बाइक की टिमटिमाती हेडलाइट की रोशनी में अर्जुन एक डॉक्टर बन गया। उसके हाथ, जो सिर्फ एक्सेलरेटर और ब्रेक जानते थे, अब कांपते हुए उस बच्चे के सिर को सहारा दे रहे थे जो दुनिया में आ रहा था। खून, पानी और कीचड़ सब मिल गए थे। अर्जुन ने सीधे देखने की हिम्मत नहीं की, बस अपनी अंतरात्मा की सुनी। जब बच्चे का कंधा बाहर आया तो उसने उसे संभाला। वो इतना फिसलन भरा और नाजुक था कि उसे डर था कि कहीं वो गिर ना जाए। एक तीखी रोने की आवाज गूंजी, जिसने बारिश और बादलों की गरज को भी दबा दिया। ये अर्जुन के जीवन में सुनी गई सबसे खूबसूरत आवाज थी। बच्चा लाल और झुर्रियों वाला था, लेकिन उसकी रोने की आवाज ने मौत के बीच जीवन का संकेत दिया। अर्जुन के पास गर्भनाल काटने के लिए कुछ नहीं था। उसने फिल्मों में देखा था, इसलिए उसने अपनी शर्ट फाड़ी और कपड़े की पट्टियों से गर्भनाल को कसकर बांध दिया। बिना कैंची के उसने उसे काटने का जोखिम नहीं उठाया, बल्कि अपनी बनियान उतारकर बच्चे को लपेटा और मां के सीने पर रख दिया। जिंदा है मैडम, वो जिंदा है, अर्जुन बुदबुदाया। उसकी आंखों से गर्म आंसू बह निकले। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। मीरा खून बहने से बेहोश हो रही थी। उसकी सांसें कमजोर हो रही थीं। अर्जुन जानता था कि अगर उसे तुरंत अस्पताल नहीं ले जाया गया तो वो मर जाएगी। मौत से दौड़ लगाने की एक अदृश्य शक्ति अर्जुन के दुबले शरीर में आ गई। उसने अपनी पुरानी बाइक को किक मारी। 1 बार, 2 बार और तीसरी बार में इंजन चालू हो गया। अर्जुन ने मीरा को बाइक के आगे अपने हाथों के बीच बैठाया। बच्चा मां की गोद में और अर्जुन की जैकेट में लिपटा हुआ था। उसने एक अजीब और खतरनाक तरीके से बाइक चलाई। अपने पैरों से मीरा को गिरने से रोका और एक हाथ से हैंडल संभाला। दूसरे से दोनों को पकड़े रखा। बाइक अंधेरे में दौड़ पड़ी, गड्ढों और कीचड़ को पार करती हुई। हर झटका अर्जुन के दिल की धड़कन रोक देता था। मीरा का खून सीट और अर्जुन के पैंट को भिगो रहा था। उसके फटे जूतों से बहकर कीचड़ में मिल रहा था। कब्रिस्तान से सरकारी अस्पताल तक का रास्ता सिर्फ 3 किलोमीटर था। लेकिन अर्जुन के लिए ये एक सदी जैसा लगा। जब अस्पताल की सफेद रोशनी दिखाई दी तो अर्जुन सीधा इमरजेंसी में घुस गया और चिल्लाया, मदद करो डॉक्टर, डिलीवरी का केस है, बचाओ। अर्जुन की हालत भीगा हुआ, खून और कीचड़ से सना हुआ, हाथों में एक बेहोश औरत और एक नवजात बच्चा देखकर वार्ड में हड़कंप मच गया। नर्स और डॉक्टर स्ट्रेचर लेकर दौड़े। अर्जुन ने मां और बच्चे को स्ट्रेचर पर रखा। उसके हाथ कांप रहे थे और सीधे नहीं हो पा रहे थे, लेकिन जैसे ही वे उन्हें अंदर ले जाने लगे, रिसेप्शन पर बैठी नर्स ने उसे रोक दिया। सुनिए, पहले पैसे जमा कराइए, केस गंभीर है, खून चढ़ाना पड़ेगा, बिना एडमिशन फीस के फाइल नहीं बनेगी। अर्जुन सन्न रह गया। दिन भर की कमाई के बाद उसकी जेब में बमुश्किल 200 रुपए थे, जो उसने मकान मालकिन के लिए रखे थे। उसने अपनी जेबें खाली कर दी और गीले कीचड़ सने नोट काउंटर पर रख दिए। मेरे पास बस इतना ही है, बाकी बाद में दे दूंगा, प्लीज पहले इलाज शुरू करो, अर्जुन ने विनती की। नर्स ने सहानुभूति से देखा, लेकिन सिर हिला दिया। नियम नियम है। सिस्टम बिना पैसों के फाइल नहीं खोलेगा, घर वालों को फोन करो। अर्जुन को कैसे पता होता कि घर वाले कौन हैं? उसने देखा कि डॉक्टर अंदर इलाज की तैयारी कर रहे थे। समय बीत रहा था। हताशा में अर्जुन ने अपनी उंगली छुई। वहां उसकी मां की निशानी, एक पुरानी सोने की अंगूठी थी। ये उसकी आखिरी पूंजी थी, जिसे उसने अपनी शादी के लिए बचा रखा था। अर्जुन ने होंठ काटा, अंगूठी उतारी और कांच की मेज पर जोर से रख दी। ये असली सोना है, काफी है दवाइयों के लिए, इसे रख लो और उसे बचाओ। अर्जुन गुर्राया। उसकी आंखें लाल थीं। नर्स उसके इस त्याग से हैरान रह गई और अंगूठी लेकर कागजी कार्रवाई के लिए दौड़ पड़ी। अर्जुन वहीं खड़ा रहा, खाली हाथ, जैसे उसकी आत्मा का एक हिस्सा चला गया हो। लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। 2 जानों की कीमत एक अंगूठी से ज्यादा थी। वो अस्पताल के गलियारे में स्टील की ठंडी बेंच पर बैठ गया। उसने खुद को देखा। शर्ट फटी हुई, बनियान गायब, पैंट खून और कीचड़ से सना। हाथों पर अब भी खून के निशान। लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई अपराधी हो। अर्जुन सिकुड़ गया, अपने फटे जूते छिपाने की कोशिश करने लगा। गरीबी की शर्म ने उसका गला घोंट दिया। थोड़ी देर बाद बाहर एक कार के रुकने की तेज आवाज आई। एक चमचमाती काली कार और उसके पीछे 2 और गाड़ियां आ रुकी। सूट बूट पहने कुछ लोग अंदर भागे। उनके आगे एक अमीर जोड़ा था जो परेशान दिख रहा था। मेरी बेटी कहां है? मीरा कहां है?
उस आदमी ने चिल्लाया। ये मीरा का परिवार था, जिन्होंने उसका फोन ट्रैक कर लिया था। अर्जुन खड़ा होकर उन्हें बताना चाहता था कि उसने उन्हें बचाया है, लेकिन तभी एक भारी भरकम बॉडीगार्ड ने उसे घृणा से देखा। उसकी नजर अर्जुन की गंदी हालत पर पड़ी, जिसमें नफरत और शक था। बॉडीगार्ड ने उस अमीर आदमी के कान में कुछ कहा और वे सब अर्जुन के पास से ऐसे गुजर गए जैसे वो हवा हो या कचरा जिससे बचना चाहिए। अर्जुन ने सुना कि डॉक्टर कह रहे थे, चमत्कार है, समय पर लाने से दोनों बच गए। चमत्कार शब्द गूंजा, लेकिन उस चमत्कार को करने वाले का किसी ने नाम नहीं लिया। वे डॉक्टर का शुक्रिया अदा कर रहे थे। पैसे की चमक चारों ओर थी। अर्जुन अंधेरे कोने में अकेला खड़ा था, खुद को बहुत छोटा और फालतू महसूस कर रहा था। अपमान का कड़वा घूंट पीकर उसे एहसास हुआ कि उनके और उसके बीच की दूरी सिर्फ कपड़ों की नहीं, बल्कि एक पूरी दुनिया की है। वो पीछे हट गया। वो नहीं चाहता था कि वे उसे शक की निगाह से देखें या उसे कुछ पैसे भीख में दें। उसका स्वाभिमान उसे ये गवारा नहीं था। अर्जुन मुड़ा और लंगड़ाते हुए बारिश में वापस चला गया। वो सब कुछ पीछे छोड़ आया, रसीद, मां की अंगूठी और वो जैकेट जो अभी भी बच्चे से लिपटी हुई थी। उस जैकेट पर बाईं तरफ जहां दिल धड़कता है, एक तारे के आकार का फटा हुआ निशान था, जिसे अर्जुन ने लाल धागे से सिला था, एक गुमनाम मसीहा की एकमात्र पहचान। वो तूफानी रात बीत गई, लेकिन अपने साथ अर्जुन की बची खुशी किस्मत भी बहा ले गई। उस रात के बाद अर्जुन बीमार पड़ गया। उसे निमोनिया हो गया और वो महीनों बिस्तर पर पड़ा रहा। दवा और किराए के कर्ज ने उसे अपनी बाइक बेचने पर मजबूर कर दिया। उसे लगा जैसे उसके पैर काट दिए गया हूं। वो बिल्कुल कंगाल हो गया। 10 साल एक लंबा समय होता है। 10 साल बाद का अर्जुन वो 28 साल का युवक नहीं रहा था। गरीबी और कठिनाइयों ने उसे समय से पहले बूढ़ा कर दिया था। 38 की उम्र में वो 50 का लगता था। लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी उसके पैरों के साथ हुई थी। बाइक जाने के बाद उसने मजदूरी शुरू की थी। एक दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर एक गिरती हुई मचान से अपने साथी को बचाने के लिए वो कूद पड़ा। साथी बच गया, लेकिन अर्जुन का बायां पैर कंक्रीट और लोहे के नीचे कुचल गया। ठेकेदार ने कुछ पैसे देकर उसे निकाल दिया। बिना उचित इलाज के उसका पैर हमेशा के लिए खराब हो गया। मांसपेशियां सिकुड़ गईं और वो छोटा हो गया। अब वो एक लकड़ी की बैसाखी के सहारे चलता था, जो कभी मां और बच्चे को गोद में लेकर दौड़ा था। अब खुद ठीक से खड़ा नहीं हो सकता था। अर्जुन अब शहर के नाले के पास एक झुग्गी में रहता था। एक 4 वर्ग मीटर का अंधेरा कमरा जहां बदबू और सीलन थी। उसकी संपत्ति में कुछ पुराने कपड़े, उसकी बैसाखी और लॉटरी के टिकट थे। वो सुबह से शाम तक गलियों में लॉटरी बेचता था। समाज उसे दया या नफरत की नजर से देखता था। कभी कभी शराबी लड़के उसे धक्का देते और उसके टिकट कीचड़ में गिरा देते। अर्जुन चुपचाप उन्हें उठाता और पूछता। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बस गहरा दुख था। लेकिन इस गंदगी में भी उसकी अच्छाई की लौ बुझी नहीं थी। उसकी मकान मालकिन श्रीमती शर्मा, जो बहुत तेज तरार थी और रोज किराए के लिए चिल्लाती थी, वही अक्सर उसके दरवाजे पर खाना भी टांग जाती थीं, क्योंकि वो जानती थीं कि ये लंगड़ा आदमी गरीब जरूर है, लेकिन बेईमान नहीं। वो खुद भूखा रहकर आवारा कुत्तों को खाना खिलाता था। अर्जुन की उस अंधेरी और गंदी दुनिया के बिल्कुल विपरीत रोशनी और दौलत की एक दूसरी दुनिया थी, जहां मीरा और उसका बेटा रह रहे थे। वे 10 साल बीत चुके थे और वो कमजोर लड़की जो उस तूफानी रात कब्रिस्तान में दर्द से तड़प रही थी, अब पूरी तरह बदल चुकी थी। आज की मीरा रॉयल एस्टेट ग्रुप की एक शक्तिशाली, सख्त और तेज तर्रार सीईओ थी। वो नदी किनारे बने एक विशाल विला में रहती थी, जो किसी महल से कम नहीं था, जहां नौकरों और सुरक्षा गार्डों की फौज 24 घंटे तैनात रहती थी। लेकिन ये बेहिसाब दौलत मीरा के चेहरे पर मुस्कान नहीं ला सकी थी। इसके विपरीत इसने उसे अपने ही साम्राज्य में एक अकेली बर्फ की रानी बना दिया था। मीरा को सफाई और सुरक्षा को लेकर एक सनक सी हो गई थी। उसके घर की हर चीज इंच दर इंच व्यवस्थित होनी चाहिए थी। एक भी धूल का कण बर्दाश्त नहीं किया जाता था। 10 साल पहले की उस भयानक घटना ने उसके मन पर एक ऐसा घाव छोड़ दिया था जो कभी नहीं भरा। वो हमेशा इस डर में जीती थी कि कहीं कोई उसके बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे या उसका अपहरण ना कर ले। लेकिन इस ठंडापन के पीछे एक गहरा पश्चाताप छिपा था। मीरा के आलीशान बेडरूम में सबसे खास जगह पर एक कांच का बॉक्स रखा था।
उसके अंदर कोई हीरे के गहने या महंगी एंटीक चीजें नहीं थीं, बल्कि एक पुरानी, फीकी पड़ी हुई और फटी हुई टैक्सी ड्राइवर की यूनिफॉर्म जैकेट थी। उस पर खून के सूखे हुए भूरे निशान थे और एक जगह पर लाल धागे से सिला हुआ तारे के आकार का टांका था। ये उस फरिश्ते की एकमात्र निशानी थी जिसने उसकी और उसके बच्चे की जान बचाई थी। पिछले 10 सालों में मीरा ने उस आदमी को खोजने के लिए न जाने कितने प्राइवेट जासूस लगाए और पानी की तरह पैसा बहाया। उसे बस उस आदमी की वो गर्म जोशी भरी आवाज याद थी जिसने दर्द में उसे दिलासा दिया था, और उस बाइक का नंबर जो उसने बेहोशी की हालत में धुंधला सा देखा था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए। हर जासूस ने निराशाजनक खबर ही दी। वो बाइक का नंबर या तो फर्जी था या वो बाइक इतनी बार बेची जा चुकी थी और उसके इंजन नंबर बदल दिए गए थे कि असली मालिक तक पहुंचना नामुमकिन था। सुराख खत्म हो गए थे और वो रक्षक किसी परछाई की तरह गायब हो गया था, जिससे मीरा के दिल पर एहसान का एक भारी बोझ रह गया था जिसे वो नहीं जानती थी कि कब चुका पाएगी। इस ठंडी दुनिया का केंद्र था आर्यन, मीरा का 10 साल का बेटा। आर्यन एक बहुत ही खास बच्चा था। वो दिखने में बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी आंखें हमेशा शून्य में ताकती रहती थीं। वो शायद ही कभी किसी से नजरें मिलाता, यहां तक कि अपनी मां से भी नहीं। आर्यन को एस्पर्गर सिंड्रोम था, जो ऑटिज्म का एक रूप है। वो संख्याओं और दृश्य याददाश्त, विजुअल मेमोरी के मामले में एक जीनियस था, लेकिन इंसानी भावनाओं की दुनिया के लिए उसके दरवाजे पूरी तरह बंद थे। आर्यन का कमरा गणितीय मॉडलों, जटिल रूबिक क्यूब्स और हजारों कागजों से भरा था जिन पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींची हुई थीं। उसे शोर से नफरत थी, अजनबियों के छूने से डर लगता था और वो हमेशा अपने बनाए अजीब नियमों का पालन करता था। अगर कोई गलती से भी उसके खिलौने की जगह बदल देता तो आर्यन दहशत में आ जाता और जोर जोर से चिल्लाने लगता। आर्यन की अपनी ही दुनिया में केवल एक चीज थी जो उसे शांत करती थी और जिसे वो हर जगह बार बार लिखता था, एक रहस्यमयी नंबर MH05 AG 3472। मीरा को समझ नहीं आता था कि इन नंबरों का क्या मतलब था। उसने सोचा कि शायद ये उसके बेटे का यादृच्छिक संख्याओं के प्रति कोई जुनून है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उस पुरानी खटारा बाइक का नंबर था जो उस तूफानी रात उसे इस दुनिया में लाई थी। ये वो पहली छवि थी जो उस नवजात शिशु के दिमाग में छप गई थी, जिसकी याददाश्त अलौकिक थी। या शायद ये उसकी मां के अवचेतन मन की बड़बड़ाहट थी जो उसने अपने रक्षक को याद रखने के लिए की थी, और गर्भ से बाहर आते ही बच्चे ने इसे अपनी रूह में उतार लिया था। मां बेटे की इस जिंदगी के समानांतर अतीत का एक भूत एक नए और चमकदार रूप में वापस लौट रहा था। विक्रम मल्होत्रा, मीरा का पुराना प्रेमी और वो नीत इंसान जिसने 10 साल पहले मीरा की संपत्ति हड़पने के लिए गुंडों से उस पर हमला करवाया था, अब वापस आ गया था। उस रात मीरा के बच जाने और उसके परिवार के आ जाने से उसकी योजना विफल हो गई थी। अब विक्रम ने अपना अतीत मिटा दिया था और एक सफल बिजनेसमैन बन गया था, एक पार्टनर कंपनी का निदेशक। उसने बहुत चतुराई से मीरा से संपर्क किया, एक पछताते हुए पुराने दोस्त के रूप में। एक परिपक्व आदमी जो अपनी गलतियों को सुधारना चाहता था और दोनों मां बेटे को सहारा देना चाहता था। वो एक आदर्श जेंटलमैन का नाटक कर रहा था, बहुत धैर्यवान और उदार। लेकिन इन महंगे फूलों और मीठी बातों के पीछे उसका इरादा 10 साल पहले से भी ज्यादा काला था। वो न केवल मीरा को पाना चाहता था, बल्कि उसका असली लक्ष्य वो विशाल संपत्ति थी जो भविष्य में आर्यन को मिलने वाली थी। विक्रम को आर्यन की विशेष स्थिति का एहसास हो गया था। वो जानता था कि ये बच्चा बेहद बुद्धिमान है, लेकिन मानसिक रूप से बहुत नाजुक है। जब भी मीरा आसपास नहीं होती, विक्रम अपना असली रूप दिखाता। वो आर्यन को मारता पीटता नहीं था ताकि कोई निशान ना रहे, लेकिन वो उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता। वो जानबूझकर तीखी आवाजें निकालता, आर्यन की चीजों की जगह बदल देता या उसके कान में धमकियां फुसफुसाता, जिससे आर्यन डर के मारे कांपने लगता। फिर जैसे ही मीरा आती, विक्रम एक प्यार करने वाले सौतेले पिता का नाटक करने लगता और आर्यन की बिगड़ती हालत पर बेबसी का दिखावा करता। वो एक परफेक्ट प्लान बना रहा था, साबित करना कि आर्यन पागल है और खुद को संभालने में असमर्थ है, ताकि विक्रम ही एकमात्र भरोसेमंद कानूनी अभिभावक बन सके। विक्रम की नजरों में आर्यन के लिए एक डर भी था। वो उस ऑटिस्टिक बच्चे की अजीब याददाश्त से डरता था।
वो सोचता था कि क्या उस नवजात बच्चे की गहरी यादों में उसकी आवाज का कोई अंश बचा है, उस आदमी की आवाज जिसने उसे मारने का आदेश दिया था। इसी डर ने विक्रम को इस बाधा को हटाने के लिए और अधिक दृढ़ बना दिया था। दो दुनियाएं, एक तरफ नाले के पास उस अपाहिज रक्षक की बदबूदार झोपड़ी और दूसरी तरफ उस अकेली अरबपति और उसके जीनियस बेटे का ठंडा महल। ये दो ऐसी समानांतर रेखाएं थीं जिनका मिलना असंभव लग रहा था। अर्जुन अभी भी लंगड़ाते हुए लॉटरी बेच रहा था और दुनिया की नफरत सह रहा था, ये जाने बिना कि जिस महिला को उसने बचाया था वो उसे पागलों की तरह ढूंढ रही थी, और मीरा अपने अतीत के उस साये को खोज रही थी, ये जाने बिना कि उसका रक्षक उसी शहर में दाने दाने को मोहताज है। लेकिन नियति एक अजीब और जादुई बाजीगर है। तकदीर के अदृश्य धागे अब खिंचने लगे थे। एक ऐसी टक्कर की तैयारी कर रहे थे जो सब कुछ बदल कर रख देने वाली थी। एक उमस भरी दोपहर, जब शहर के ऊपर तूफानी बादल मंडरा रहे थे, शहर के बीचों बीच स्थित सेंट्रल पार्क में मीरा की कंपनी ने एक बड़े चैरिटी इवेंट का आयोजन किया था, जिसका नाम था स्नेह का आलिंगन। हर तरफ झंडे, बैनर और लाउड स्पीकर से गूंजता संगीत था। सैकड़ों गरीब बच्चों को उपहार लेने के लिए बुलाया गया था। हंसी मजाक, शोर शराबा और एंकर की तेज आवाज ने एक ऐसा माहौल बना दिया था जो जितना चमकदार था उतना ही अराजक। मीरा एक सफेद सूट में बहुत ही सुंदर और गरिमामयी लग रही थी और मंच से भाषण दे रही थी। उसके चेहरे पर एक पेशेवर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार वीआईपी सेक्शन की ओर जा रही थीं, जहां उसका बेटा बैठा था। आम लोगों के लिए ये खुशी का दिन था, लेकिन आर्यन के लिए ये किसी नरक से कम नहीं था। एस्पर्गर सिंड्रोम वाले बच्चे के लिए दुनिया वैसी नहीं थी जैसी दूसरों के लिए। आर्यन के अति संवेदनशील कानों के लिए वो संगीत कोई धुन नहीं, बल्कि कानों को चीरने वाली ड्रिल मशीन जैसा था। लोगों की आवाजें किसी राक्षस की गुर्राहट जैसी लग रही थीं। 10 साल का वो बच्चा मखमली कुर्सी पर सिकुड़ा बैठा था, कानों को जोर से बंद किए, और डरी हुई नजरों से इधर उधर देख रहा था, जैसे कोई छोटा जानवर पिंजरे में फंस गया हो। आर्यन की नैनी का ध्यान कुछ पल के लिए भटक गया जब वो अपनी सहेली से नई लिपस्टिक के बारे में बात करने लगी, और इसी लापरवाही के पंग में नियति ने अपना खेल खेला। समारोह के अंत में गुब्बारों का एक विशाल गुच्छा आसमान में छोड़ा गया, लेकिन गुब्बारों का एक गुच्छा पास के एक नीचे पेड़ की डाली में अटक गया। खास बात यह थी कि उन गुब्बारों पर लकी ड्रॉ के बड़े बड़े नंबर छपे हुए थे। आर्यन की आंखों के सामने नाचते हुए उन नंबरों में एक जादुई आकर्षण था जिसे वो रोक नहीं सका। आर्यन के लिए नंबर बेजान नहीं थे, वे उसके दोस्त थे। इस अराजक दुनिया में एकमात्र व्यवस्था। वो बच्चा किसी सम्मोहन में बंधा हुआ अपनी सुरक्षित जगह से उठ खड़ा हुआ और अनजाने में उन हवा में डोलते नंबरों का पीछा करने लगा। आर्यन भीड़ को चीरता हुआ निकल गया और किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो चलता गया उस सजावट और शोर से दूर। गर्म डामर की सड़क पार करके पार्क के पीछे स्थित एक सुनसान झील के इलाके में पहुंच गया। ये एक अदृश्य सीमा थी जो शहर की चकाचौंध को नाले किनारे की गंदगी से अलग करती थी। यहां सन्नाटा था, घास घुटनों तक ऊंची थी और हवा में कीचड़ और कचरे की बदबू थी। जब गुब्बारों का गुच्छा एक कांटेदार झाड़ी में फंसकर फटाक से फूटा तो आर्यन बुरी तरह चौंक गया। उसका डर अब बेकाबू हो गया। उसे एहसास हुआ कि वो एक अनजान और अंधेरी जगह पर खड़ा है। पुराने और अजीब आकार के पेड़ों की परछाइयां काली झील पर ऐसी लग रही थीं जैसे भूतों के हाथ उसे पकड़ने आ रहे हों। आर्यन डर के मारे पीछे हटा, एक उभरी हुई जड़ से टकराया और धड़ाम से गिर पड़ा। उसके घुटने छिल गए, खून निकल आया। दर्द और अत्यधिक भय ने आर्यन को सुन्न कर दिया। वो रोया नहीं, बस उसका सीना जोर जोर से धड़क रहा था। सांसें अस्थमा के मरीज की तरह चल रही थीं और आंखें पथरा गई थीं। ठीक उसी समय झील के किनारे पगडंडी पर एक लंगड़ाता हुआ साया दिखाई दिया। वो अर्जुन था। आज उसका दिन खराब था। सुबह से घूम रहा था, लेकिन लॉटरी के टिकटों की गड्डी अभी भी मोटी थी। उसने सोचा कि झील के किनारे बैठकर सुबह का खरीदा हुआ ठंडा वड़ा पाव खा ले और फिर काम पर लग जाए।
मौसम बदलने की वजह से उसका टूटा हुआ पैर बहुत दर्द कर रहा था, जिससे उसका चलना और भी मुश्किल हो गया था। अर्जुन ठिठक गया जब उसने देखा कि एक अमीर घर का साफ सुथरा बच्चा वहां जंगली घास के बीच जमीन पर बैठा कांप रहा है। सड़क पर जिंदगी बिताने के अनुभव और एक पिता जैसी भावना ने जो कभी पिता नहीं बना। अर्जुन को तुरंत बता दिया कि कुछ गड़बड़ है। ये बच्चा उन आम बच्चों जैसा नहीं था जो खो जाने पर मां को पुकारते हुए रोते हैं। वो एक डरावनी खामोशी में था, एक ऐसी खामोशी जिसमें दर्द अंदर ही अंदर घुट रहा था। अर्जुन उसे उठाने के लिए लपकना चाहता था, लेकिन वो रुक गया। उसने अपने गंदे कपड़ों, काले पड़े खुरदरे हाथों और पुरानी बैसाखी को देखा। उसे डर था कि उसका ये रूप बच्चे को और डरा देगा। उसे डर था कि अगर उसने बच्चे को छू लिया और किसी ने देख लिया तो लोग चोर या अपहरणकर्ता समझकर शोर मचा देंगे। उसकी गरीबी की हीन भावना ने एक बार फिर उसके सामने एक दीवार खड़ी कर दी, लेकिन अर्जुन वहां से गया नहीं। उसने अपना फटा हुआ थैला नीचे रखा और बच्चे से लगभग 2 मीटर की दूरी पर बैठ गया, इतना पास कि उसकी रक्षा कर सके, लेकिन इतना दूर कि बच्चा सुरक्षित महसूस करे। वो घास पर बैठ गया और खुद को सिकोड़ लिया। उसने एक सौम्य मुस्कान दी, हालांकि उसके दांत सस्ते तंबाकू और धूप से पीले पड़ चुके थे। बेटा, रास्ता भूल गए हो क्या? डरो मत, अंकल बस यहीं बैठे हैं, कुछ नहीं करेंगे, अर्जुन ने कहा। आर्यन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी नजरें अभी भी शून्य में थीं। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने उस गोरे चेहरे पर भूख और थकान देखी। उसने थैले से वड़ा पाव निकाला। वो ठंडा हो चुका था और थोड़ा पिचक गया था, लेकिन यही उसका दोपहर का और शायद रात का भी खाना था। अर्जुन ने उसे आधा तोड़ा, एक साफ अखबार के टुकड़े पर रखा और धीरे से आर्यन की ओर सरका दिया। फिर तुरंत हाथ पीछे खींच लिया, जैसे उसे डर हो कि बच्चा चौंक जाएगा। खा लो, भूख लगी होगी, अच्छा है। बहुत टेस्टी है। आर्यन ने आधे वड़ा पाव को देखा और फिर अपनी आंखें ऊपर उठाकर अर्जुन को देखा। इस फटे हाल आदमी की आंखों में कोई जांच पड़ताल नहीं थी, कोई झूठी दया नहीं थी, बस एक अजीब सा धैर्य और अपनापन था। ये एक छोटी सी लौ की तरह था जो उस बच्चे की जमी हुई आत्मा को गर्माहट दे रहा था। आर्यन ने डरते डरते हाथ बढ़ाया और वड़ा पाव का टुकड़ा ले लिया। बच्चे को खाता देख अर्जुन खुश हुआ। माहौल को हल्का करने के लिए उसने अपनी जेब से कल के कुछ ना बिके हुए लॉटरी टिकट निकाले। वे अब बेकार कागज के टुकड़े थे, लेकिन अर्जुन के लिए वे बोरियत के दिनों में एक छोटा सा सहारा थे। उसके बड़े और खुरदरे हाथ अचानक बहुत कलात्मक हो गए। उसने तेजी से कागज को मोड़ा और कुछ ही पलों में रंगीन लॉटरी टिकट से एक सुंदर 5 कोने वाला तारा बन गया। ये उसकी जवानी की आदत थी। जब भी वो उदास होता या अपनी मां को याद करता, वो कागज के तारे बनाता था। और 10 साल पहले उस तूफानी रात में, जब वो डिलीवरी रूम के बाहर इंतजार कर रहा था, उसने सिगरेट के पैकेट से एक तारा बनाया था और चुपके से उस जैकेट पर रख दिया था जिसमें बच्चा लिपटा था, एक दुआ की तरह। ये लो, तुम्हारे लिए एक लकी स्टार। अर्जुन ने वो कागज का तारा जमीन पर सरकाते हुए आर्यन के पैरों के पास रख दिया। इसे रख लो, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। जिस पल आर्यन ने घास पर पड़े उस 5 कोने वाले तारे को देखा, उसकी रीढ़ में बिजली सी दौड़ गई। एक जीनियस की याददाश्त किसी फिल्म की तरह नहीं, बल्कि बिल्कुल साफ तस्वीरों की तरह काम करती है। उस कागज के तारे ने उसके दिमाग के किसी गहरे कोने में एक याद को जगा दिया। आर्यन को अपनी मां के कांच के बॉक्स में रखी वो पुरानी जैकेट याद आ गई। उसे याद आया उस पर लाल धागे से सिला हुआ तारे के आकार का वो फटा हुआ निशान, जिस पर वो उदास होने पर अपना गाल रखकर लेटता था। घास पर पड़ा वो कागज का तारा और जैकेट पर बना वो धागे का तारा, दोनों छवियां एक दूसरे पर बिल्कुल फिट कट गईं। आर्यन ने आधा खाया हुआ वड़ा पाव नीचे रख दिया। उसकी आंखों में अचानक एक अजीब सी चमक आ गई, पहचानने और जुड़ने की चमक। वो अर्जुन को एकटक देखने लगा। उस ऑटिस्टिक बच्चे की नजर में अर्जुन के फटे कपड़े, उसका अपाहिज पैर या उसका थका हुआ चेहरा सब गायब हो गया। उसे बस उस आदमी के चारों ओर एक गर्म आभा दिखाई दी, एक पूर्ण सुरक्षा का एहसास जो उसे पिछले 10 सालों में कभी नहीं मिला था, अपनी मां के पास भी नहीं। आर्यन कुछ बोल नहीं पाया। उसने पास पड़ा एक सफेद चौक का टुकड़ा या शायद ईंट का कोई टुकड़ा उठाया और टूटी फूटी सीमेंट की जमीन पर घिसना शुरू कर दिया। आड़ी तिरछी लेकिन स्पष्ट लिखावट उभरने लगी। MH05 AG
3472। अर्जुन, जो उठने ही वाला था, ठिठक गया। उसने जमीन पर लिखे नंबरों को देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और मुंह खुला रह गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो इस नंबर को कैसे भूल सकता था? ये उसकी उसी फिरोजी हन की पुरानी बाइक का नंबर था। वही घोड़ा जिसने उसकी जवानी के दिनों में मुंबई की सड़कों पर उसका साथ दिया था। वही बाइक जिस पर उसने उस गर्भवती महिला को उस तूफानी रात अस्पताल पहुंचाया था। वही बाइक जिसे बेचते समय उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे दवाइयों के पैसे चाहिए थे। तुम्हें कैसे पता? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। वो दूरी बनाए रखने की बात भूलकर बच्चे के पास नीचे बैठ गया। बेटा, तुम्हें मेरी पुरानी बाइक का नाम कैसे पता? मैंने तो उसे 10 साल पहले बेच दिया था। आर्यन ने अर्जुन के सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी छोटी सी उंगली आगे बढ़ाई और अर्जुन की नंगी बांह पर उभरे हुए एक लंबे निशान को छू लिया। वो निशान जो उसे तब मिला था जब वो उस रात कब्रिस्तान में उस मां को सहारा दे रहा था और एक पत्थर से उसका हाथ छिल गया था। दो अजनबियों के बीच एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली आध्यात्मिक संबंध स्थापित हो रहा था, जो अमीरी गरीबी और उम्र के फासले को मिटा रहा था। अर्जुन की आंखों में नमी आ गई। उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ, जैसे उसे अपने जिगर का कोई खोया हुआ टुकड़ा वापस मिल गया हो। लेकिन वो पवित्र पल बड़ी बेरहमी से टूट गया। अर्जुन के पीछे झाड़ियों से दो भारी भरकम टैटू वाले आदमी गुस्से में बाहर निकले। वे कोई राहगीर नहीं थे। उनकी नजरों में एक शातिरता थी और उनका लक्ष्य सीधा आर्यन था। ये वही जाल था जो विक्रम मल्होत्रा ने बिछाया था। उसने इन गुंडों को यहां छिपने के लिए पैसे दिए थे। उसका प्लान था कि जब आर्यन भटक कर अलग हो जाए, जिसे विक्रम ने ही किसी तरह से अंजाम किया था, तो ये गुंडे अपहरण का नाटक करेंगे और तभी विक्रम एक हीरो की तरह आकर आर्यन को बचा लेगा। इससे वो मीरा की नजरों में महान बन जाता और आर्यन को हमेशा के लिए मानसिक रूप से अपने काबू में कर लेता। सड़क पर जिंदगी जीने वाले अर्जुन को खतरे की गंध तुरंत आ गई। उसने देखा कि वे दो आदमी मदद करने नहीं आ रहे हैं। वे पूछ नहीं रहे थे। वे शिकारियों की तरह चुपचाप आ रहे थे। ओए छोटू, कहां जा रहा है? इधर आ हमारे पास। एक गुंडे ने अपनी चिपचिपी आवाज में कहा और आर्यन के कंधे को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। आर्यन डर के मारे सिकुड़ गया और सिर पकड़कर जोर से चीखा। बच्चे की दहशत ने अर्जुन के अंदर की सुरक्षात्मक वृत्ति को जगा दिया। बिना सोचे अर्जुन ने अपनी बैसाखी उठाई और आर्यन और उन आदमियों के बीच ढाल बनकर खड़ा हो गया। क्या कर रहे हो तुम लोग? दूर रहो बच्चे से। अर्जुन चिल्लाया। उसकी आवाज में अब वो लाचारी नहीं, बल्कि एक शेर की दहाड़ थी। हट जा लंगड़े, बीच में मत आ। दूसरे गुंडे ने गुर्राते हुए अर्जुन की बैसाखी पर लात मारी। सहारा छिनते ही अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब उसने देखा कि दूसरा गुंडा आर्यन को उठाने के लिए लपक रहा है, तो अर्जुन ने छलांग लगा दी और अपने पूरे शरीर से आर्यन को ढक लिया। गुंडों के घूंसे और लात अर्जुन की पीठ, कंधों और उसके टूटे हुए पैर पर बारिश की तरह बरसने लगे। छोड़ो उसे, बचाओ, कोई बचाओ। अर्जुन मार खाता रहा, लेकिन चिल्लाता रहा। उसने आर्यन के सिर को अपने सीने से जोर से दबाए रखा, ताकि बच्चा उस हिंसा को ना देख सके, उसे चोट ना लगे। अर्जुन की नाक और मुंह से खून बहने लगा, जो आर्यन की सफेद शर्ट पर गिरकर लाल फूलों जैसा खिल गया। लेकिन उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई। उसने उस अनजान बच्चे की रक्षा के लिए खुद को एक ढाल बना लिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने 10 साल पहले अपनी जैकेट उतारकर उसे ढका था। दोनों गुंडे घबराने लगे। विक्रम के प्लान के मुताबिक उन्हें सिर्फ बच्चे को डराना था और फिर विक्रम को आना था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक फटे हाल बेकारी अपनी जान पर खेलकर बीच में आ जाएगा। अगर ये मर गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। भाई, कोई आ रहा है। एक गुंडे ने चिल्लाया जब उसे दूर से सायरन और भागते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। ठीक उसी समय झील के रास्ते पर एक महंगी कार आकर रुकी। विक्रम मल्होत्रा अपने काले सूट वाले बॉडीगार्ड्स के साथ बाहर निकला, अपने मालिक को बचाने वाले के रूप में आते देख। दोनों गुंडे इशारा समझ गए। उन्होंने अर्जुन के पेट में एक आखिरी जोरदार लात मारी और जंगल की तरफ भाग निकले। अर्जुन जमीन पर पड़ा था, पूरा शरीर दर्द से करा रहा था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। उसने मुश्किल से आंखें खोली, ये देखने के लिए कि बच्चा ठीक है या नहीं। आर्यन उसकी बाहों में सुरक्षित था, बस डर से कांप रहा था। अर्जुन ने एक कमजोर मुस्कान दी
और बच्चे के बाल सहलाने के लिए हाथ उठाना चाहा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक हाथ ने बेरहमी से अर्जुन का कॉलर पकड़ा और उसे पीछे की ओर खींच लिया। अर्जुन के कॉलर को इतना जोर से खींचा गया कि उसकी पुरानी कमीज का एक बड़ा हिस्सा फट गया और बटन टूटकर फर्श पर बिखर गए। ये हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि विक्रम मल्होत्रा था, गुस्से से लाल चेहरे के साथ। एक सौतेले पिता का नाटक करते हुए जो अपने बेटे को बचाने के लिए जान दे सकता है। विक्रम ने अर्जुन को सफाई देने या संभलने का कोई मौका नहीं दिया। उसने अर्जुन के पीछे गिरने का फायदा उठाया और अपने महंगे चमड़े के जूते से एक क्रूर और सोची समझी लात सीधे अर्जुन के बाएं पैर की पिंडली पर मारी, वही पैर जो पहले से ही अपाहिज और कमजोर था। एक सूखी कड़क की आवाज आई और अर्जुन दर्द से बुरी तरह चीख पड़ा। उसका पूरा शरीर एक झींगे की तरह सिकुड़ गया। पुरानी चोट के दर्द और इस नए आघात ने उसे चकरा दिया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, लेकिन ये शारीरिक दर्द उन घटिया आरोपों के सामने कुछ भी नहीं था जो विक्रम अब चिल्ला चिल्ला कर लगा रहा था। पकड़ो इसे, पकड़ो इस हरामखोर को। विक्रम चिल्लाया। ये बच्चे को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था, ये ब्लैकमेल करना चाहता था। विक्रम ने अपनी उंगली सीधे अर्जुन के चेहरे की ओर तान दी। उसकी आवाज में एक झूठा न्यायपूर्ण आक्रोश था। उसके बॉडीगार्ड्स ने भी तुरंत उसका साथ दिया और एक घेरा बना लिया ताकि अर्जुन भाग न सके। हालांकि वो भागने की हालत में था ही नहीं, और साथ ही ताकि आसपास के लोग उन दो असली गुंडों को भागते हुए ना देख सकें। पार्क में मौजूद तमाशाबीन भीड़ इकट्ठा होने लगी। भीड़ की मानसिकता एक डरावनी और अंधी चीज होती है। उन्होंने अर्जुन को बच्चे को बचाने के लिए मार खाते हुए नहीं देखा था। उन्होंने कागज का सितारा या आधा वड़ा पाव नहीं देखा। उनकी आंखों में इस वक्त पूर्वाग्रह से भरी एक ही तस्वीर थी। एक फटेहाल गंदा आदमी जिसका चेहरा सूजा हुआ है, जमीन पर पड़ा है, और एक अमीर सभ्य आदमी गुस्से में एक अमीर बच्चे की रक्षा कर रहा है। फैसला बिना किसी मुकदमे के तुरंत सुना दिया गया। ये भूखा नंगा जरूर कोई अपराधी है, बच्चा चोर है, एक औरत चिल्लाई। शक्ल देखो इसकी, कितनी मनहूस है। जरूर बच्चे के सोने की चेन देखकर लालच आ गया होगा। एक आदमी ने जोड़ दिया। गालियां और अपमान पत्थर की तरह अर्जुन पर बरसने लगे। कुछ अति उत्साही लोगों ने उस पर थूक दिया। किसी ने पानी की झूठी बोतल उस पर फेंक दी। अर्जुन नफरत के उस घेरे के बीच पड़ा था। उसके आंसू और नाक से बहता खून मिलकर उसके मुंह में जा रहा था। जिसका स्वाद नमकीन था। उसने सिर उठाने की कोशिश की। उसके सूजे हुए होंठ हिले। नहीं, मैंने बचाया, मैंने बस बच्चे को बचाया। लेकिन उसकी कमजोर आवाज शोर में दब गई, या शायद लोगों ने सुना पर विश्वास नहीं किया। इस समाज में जो पैसे को पूछता है, एक लंगड़े लॉटरी बेचने वाले की बात की क्या अहमियत जो फटे हुए कपड़ों में हो, एक करोड़पति बिजनेसमैन के मुकाबले। विक्रम ये अच्छी तरह जानता था। उसने एक छिपी हुई मुस्कान के साथ आर्यन को गोद में उठा लिया और नाटक करते हुए उसे चेक करने लगा। बेटा, तुम ठीक तो हो? हे भगवान, इसने तुम्हें कितना डरा दिया है। आर्यन इस समय शटडाउन मोड में चला गया था, जो ऑटिज्म पीड़ित लोगों में अत्यधिक तनाव के कारण होता है। शोर, हिंसा, खून की गंध और विक्रम की कठोर पकड़ ने बच्चे को पूरी तरह सुन्न कर दिया था। वो न रोया, न ही उसने संघर्ष किया, बस फटी हुई बेजान आंखों से हवा में घूरता रहा। उसका मुंह खुला था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। विक्रम ने तुरंत इस खामोशी का फायदा उठाया। देखो सब लोग, बच्चा इतना डर गया है कि उसकी बोलती बंद हो गई है। इस जानवर ने जरूर इसे कोई नशा सुंघा दिया है। इस जहर बुझे आरोप में आग में घी का काम किया। भीड़ गुस्से में अर्जुन को मारने ही वाली थी कि तभी पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया और एक औरत की चीख ने उस हंगामे को चीर दिया। आर्यन, मेरे बेटे। मीरा किसी तूफान की तरह वहां पहुंची। उसके सलीके से बंधे बाल अब बिखर चुके थे। एक सख्त बॉस का चेहरा गायब हो चुका था और अब वो सिर्फ एक घबराई हुई मां थी। उसने भीड़ को धक्का दिया और अंदर घुस गई। सामने का दृश्य देखकर उसका दिल रुक सा गया। उसका बेटा आर्यन विक्रम की गोद में बेसुध पड़ा था। उसकी सफेद शर्ट पर खून के लाल धब्बे थे और विक्रम के पैरों के पास एक अपाहिज आदमी पड़ा था। आर्यन, बेटा, तुम्हें क्या हुआ? ये खून? इतना खून? मीरा कांपते हुए विक्रम के हाथों से बच्चे को लेने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विक्रम ने तुरंत अपनी कहानी सुनाई। तुम शांत हो जाओ मीरा, ये खून उस किडनैपर का है। मैं और मेरे गार्ड समय पर पहुंच गए। इसलिए वो आर्यन को कुछ कर नहीं पाया,
लेकिन मुझे लगता है वो आर्यन को कहीं ले जाने वाला था। वो उसे घसीट रहा था। उसने बात अधूरी छोड़ दी ताकि एक डरी हुई मां की कल्पना बाकी की कहानी खुद पूरी कर ले। मीरा ने आर्यन को सीने से लगा लिया और फिर उस आदमी की तरफ पलटी जो जमीन पर पड़ा था। उसकी नजरों में अब एक ऐसी ठंडक और नफरत थी जो हड्डियों को गला दे। उसने अर्जुन को देखा, एक अधेड़ उम्र का गंदा आदमी जिससे पसीने और कीचड़ की बदबू आ रही थी। वो उसे पहचान नहीं पाई। 10 साल बहुत लंबा समय होता है और अर्जुन का हुलिया बहुत बदल चुका था। और फिर उसके दिमाग में उसके रक्षक की छवि एक स्वस्थ युवक की थी, ना कि समाज द्वारा दुत्कारे गए इस अपाहिज की। अर्जुन ने सिर उठाकर मीरा को देखा। जैसे ही उनकी आंखें मिली, समय जैसे थम गया। अर्जुन ने उसे तुरंत पहचान लिया। भले ही अमीरी ने उसकी मासूमियत को ढक दिया था, लेकिन वे आंखें, वही आंखें जो 10 साल पहले उस तूफानी रात कब्रिस्तान में मदद की भीख मांग रही थीं, उन्हें वो कभी नहीं भूल सकता था। अर्जुन का दिल बैठ गया। वो कहना चाहता था, ये मैं हूं, वो टैक्सी वाला। मैंने तुम्हारे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन मीरा की आंखों में घृणा और नफरत देखकर शब्द उसके गले में ही अटक गए। क्यों? मीरा ने दांत पीसते हुए पूछा। गुस्से से उसकी आवाज कांप रही थी। तुमने एक बीमार बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें कितने पैसे चाहिए थे? तुमने मेरे बेटे को अपने गंदे हाथों से छूने की हिम्मत कैसे की? मीरा का यह सवाल विक्रम की लात से भी ज्यादा दर्दनाक था। इसने अर्जुन के बचे कुचे स्वाभिमान को भी कुचल दिया। वो गंदे हाथ वही हाथ थे जिन्होंने उसकी डिलीवरी कराई थी, उसके बच्चे की नाल काटी थी और उसे मौत के मुंह से बाहर निकाला था। लेकिन अब उसकी नजर में वे सिर्फ एक अपराधी के गंदे हाथ थे। अर्जुन हंसा, एक बहुत ही उदास और कड़वी हंसी। उसने हार मान ली। अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया और पुलिस को आने दिया। हथकड़ी की ठंडी धातु अर्जुन की पतली कलाई पर कस गई। 2 पुलिस वालों ने उसे ऐसे घसीटा जैसे वो कोई जानवर हो। अर्जुन लंगड़ाते हुए चल रहा था। उसका टूटा हुआ पैर साथ नहीं दे रहा था, इसीलिए उसे जमीन पर घसीटा जा रहा था। पुलिस वैन में फेंके जाने से पहले अर्जुन ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि आर्यन अपनी मां की बाहों में छटपटा रहा था। उसकी नजरें अभी भी अर्जुन पर टिकी थीं, जैसे वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शोर ने उसकी आवाज दबा दी। विक्रम बगल में खड़ा होकर मीरा को दिलासा दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अर्जुन के लिए एक शैतानी जीत की चमक थी। पुलिस स्टेशन में पूछताछ का कमरा ठंडा और घुटन भरा था। सफेद रोशनी सीधे अर्जुन के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसे अपनी आंखें मिचमिचानी पड़ रही थी। वो एक लोहे की कुर्सी पर बैठा था, हाथ अब भी बंधे हुए थे। उसके कपड़े खून और मिट्टी से सने थे और उनसे बदबू आ रही थी, जो सरकारी दफ्तर की सफाई के बिल्कुल विपरीत थी। अर्जुन से पूछताछ करने वाला एक युवा सब इंस्पेक्टर था, जो अनुभवहीन था, लेकिन उसमें पुलिस की अकड़ कूट कूट कर भरी थी। उसने फाइल को जोर से मेज पर पटका और चिल्लाया, बोल, तेरा क्या मकसद था? तुझे किसने सुपारी दी थी बच्चे को उठाने की? या तू फिरौती मांगना चाहता था? अर्जुन ने थकान से सिर हिलाया। उसका गला प्यास से सूख रहा था। साहब, मैं निर्दोष हूं। मैंने देखा बच्चा भूखा है तो मैंने उसे अपना आधा वड़ा पाव दे दिया। मैं तो बस उसके पास बैठा था, तभी 2 गुंडे आए। बकवास बंद कर। पुलिस वाले ने हंसते हुए उसकी बात काट दी। कहानी सुना रहा है? एक लॉटरी बेचने वाला जिसके खुद के खाने के लाले पड़े हैं, वो एक अमीर बच्चे को खाना खिला रहा था। तुझे पता है उस बच्चे ने जो शर्ट पहनी है उसकी कीमत तेरी पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा है। तूने उसे अकेले में ले जाकर अपना गंदा खाना खिलाया। कौन जाने उसमें नशा था या जहर। अर्जुन सन्न रह गया। शक के चश्मे से देखने पर उसकी अच्छाई भी एक काला षड्यंत्र बन गई थी। उसने सिर झुका लिया और अपने खुरदरे हाथों को देखने लगा। क्या गरीब होना कोई गुनाह है? क्या गरीब आदमी को अच्छा इंसान बनने का हक नहीं है? 10 साल पहले उसने जान बचाई तो अपनी बाइक, अपनी सेहत और अपना भविष्य खो दिया। आज उसने उसी बच्चे को बचाया तो अपनी इज्जत और आजादी खो दी। क्या भगवान अंधा है? या भगवान की नजर भी सिर्फ उन लोगों पर पड़ती है जो एसी कमरों में बैठे हैं? कांच की दीवार के उस पार विक्रम मल्होत्रा शान से पैर पर पैर रखकर बैठा था और अपने वकील और थानेदार से बात कर रहा था।
आप लोग केस मजबूत बनाइए, ये बहुत गंभीर मामला है। बच्चे की मानसिक हालत पर असर पड़ा है और वो रॉयल एस्टेट का वारिस है। मेरा परिवार इसे छोड़ेगा नहीं। मैं चाहता हूं कि इस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा मिले और इसे जमानत तो बिल्कुल ना मिले। विक्रम चिंतित होने का नाटक कर रहा था, लेकिन असल में वो दबाव बना रहा था। उसे डर था कि अगर अर्जुन छूट गया या पुलिस ने गहराई से जांच की तो वे उन 2 गुंडों तक पहुंच सकते थे। सबसे अच्छा तरीका यही था कि अर्जुन को बलि का बकरा बना दिया जाए और उस पर अपराध थोपकर केस बंद कर दिया जाए, जब सब कुछ उस खलनायक की योजना के अनुसार हो रहा था। तभी थाने के एक कोने में क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर पाटिल टुंगतामिन, एक अनुभवी पुलिस वाला जिसके बालों में सफेदी और चेहरे पर अनुभव की लकीरें थीं, चुपचाप सिगरेट पी रहा था। वो सीधे तौर पर इस केस से नहीं जुड़ा था, लेकिन एक सच्चे पुलिस वाले की छठी इंद्रिय उसे बता रही थी कि कुछ गड़बड़ है। पाटिल सबूतों वाले कमरे में गया जहां घटनास्थल से मिली चीजें रखी थीं। उसने दस्ताने पहने और एक प्लास्टिक बैग उठाया। अंदर अर्जुन की टूटी हुई बैसाखी थी, खून से सने लॉटरी के टिकट थे और एक आधा खाया हुआ ठंडा वड़ा पाव था जिस पर बच्चे के छोटे दांतों के निशान थे। और एक और चीज थी, एक कागज का सितारा जिसे लाल रंग के लॉटरी टिकट से बड़ी बारीकी से मोड़ा गया था। इंस्पेक्टर पाटिल की घनी भौहें तन गईं। उन्होंने उस सितारे को रोशनी में देखा। उसके कोने एकदम सही थे, जिसे पता चलता था कि बनाने वाले ने इसे बहुत प्यार और ध्यान से बनाया है। अजीब है, वो अपने आप से बड़बड़ाए। एक अपहरणकर्ता जो इतना खतरनाक है कि बॉडीगार्ड से भिड़ गया, उसके पास इतना समय था कि वो बैठकर वड़ा पाव तोड़कर बच्चे को खिलाए और फिर उसके लिए ओरिगामी स्टार भी बनाए। पाटिल ने अपने करियर में सैकड़ों अपराधियों का सामना किया था। अपराधी हमेशा जल्दबाजी में होते हैं। वे छीनना और भागना चाहते थे। अर्जुन नाम के इस आदमी का व्यवहार किसी अपराधी के तर्क से मेल नहीं खाता था। ये किसी नैनी, किसी दोस्त या किसी पिता का व्यवहार लग रहा था। उन्होंने पास खड़े हवलदार से पूछा, क्या तुमने पार्क के सीसीटीवी फुटेज निकाले? सर, टेक्निकल टीम काम कर रही है, लेकिन झील के पास वाला कैमरा खराब है, हवलदार ने जवाब दिया। सिर्फ बाहर मुख्य सड़क का ट्रैफिक कैमरा है। मुझे तुरंत उस ट्रैफिक कैमरे की फुटेज चाहिए। पाटिल ने आदेश दिया, मैं देखना चाहता हूं कि विक्रम मल्होत्रा की गाड़ी किस समय वहां पहुंची और वे 2 संदिग्ध कब भागे। हवलदार थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन सर, ये केस तो शीशे की तरह साफ है। गवाह हैं, सबूत हैं। साफ है या नहीं, ये सच से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पाटिल ने कड़क आवाज में कहा। तुम्हें अजीब नहीं लगता? विक्रम ने कहा वो वहां से गुजर रहा था, लेकिन उसे कैसे पता चला कि बच्चा उसी सुनसान कोने में है और अर्जुन नाम के आरोपी के शरीर पर जूतों के निशान हैं? जबकि विक्रम कह रहा है कि उसने सिर्फ उसे पकड़ा था। इंस्पेक्टर पाटिल लॉकअप की तरफ बढ़े। लोहे के दरवाजे की छोटी खिड़की से उन्होंने देखा कि अर्जुन कोने में सिकुड़ा बैठा है, सिर घुटनों पर है और उसके कंधे हिल रहे हैं। वो रो नहीं रहा था, ना ही चिल्ला रहा था कि वो निर्दोष है। उसकी खामोशी में एक गहरी निराशा थी, एक चींटी की निराशा जिसे पता है कि वो हाथी के पैर के नीचे कुचली जाने वाली है। पाटिल ने दरवाजा खोला और अंदर गए। अर्जुन चौंक कर ऊपर देखा। उसकी आंखें किसी घायल जानवर की तरह डरी हुई थीं, लेकिन जब उसने देखा कि आने वाला वो बदतमीज सब इंस्पेक्टर नहीं बल्कि एक उम्रदार और शांत चेहरे वाला अधिकारी है, तो वो थोड़ा रिलैक्स हुआ। पाटिल ने अर्जुन की हथकड़ी नहीं खोली, लेकिन मेज पर पानी की बोतल और फर्स्ट एड बॉक्स रख दिया। पियो और चेहरा साफ कर लो। उन्होंने भारी लेकिन नरम आवाज में कहा, मैं जबरदस्ती बयान लेने नहीं आया हूं, मैं बस इस कागज के सितारे की कहानी सुनना चाहता हूं। उन्होंने अपनी जेब से वो लॉटरी वाला सितारा निकालकर ठंडी मेज पर रख दिया। उस सितारे को देखते ही अर्जुन की बेजान आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई। ये छूटने की उम्मीद की चमक नहीं थी, बल्कि किसी खूबसूरत याद के जागने की चमक थी। उसने सितारे को देखा, फिर पाटिल को। उसके होंठ कांपे। साहब, आप मेरा यकीन करते हैं? मैंने किसी पर यकीन नहीं किया, मैं सिर्फ तर्क पर यकीन करता हूं। पाटिल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बताओ, तुमने ये उसके लिए क्यों बनाया? और सबसे बड़ी बात, तुम्हें कैसे पता चला कि उस बच्चे को नंबर पसंद है और तुमने लॉटरी के टिकट से ही इसे बनाया? पाटिल का सवाल एक चाबी की तरह था जिसने अर्जुन के बंद मन का दरवाजा खोल दिया। वो बताने लगा, रटे रटाए बयान नहीं बल्कि दिल की बात। उसने उस शाम के बारे में बताया, उस खोए हुए बच्चे के बारे में
जिसकी आंखें 10 साल पहले वाली उस मां जैसी थीं। लेकिन जब वो उस मां और बाइक के नंबर का जिक्र करने वाला था तो वो रुक गया। उसे डर था कि अगर उसने सच बोला तो लोग कहेंगे कि वो अमीर लोगों से रिश्ता जोड़कर फायदा उठाना चाहता है। जब अर्जुन जेल की कोठरी में अपने अंदर के तूफान से जूझ रहा था, बाहर रात हो चुकी थी। शाम से रुका हुआ तूफान अब शहर पर बरस रहा था। बारिश की बूंदें पुलिस स्टेशन की खिड़कियों पर टकरा रही थीं। नदी किनारे बने विला में मीरा अपने बेटे के बिस्तर के पास बैठी थी। आर्यन को डॉक्टर ने इंजेक्शन देकर सुला दिया था, लेकिन नींद में भी वो शांत नहीं था। उसके हाथ पैर हिल रहे थे और वो कुछ बड़बड़ा रहा था। मीरा अपने बेटे का चेहरा सहला रही थी। उसका मन उलझनों से भरा था। उसे पार्क में उस आदमी की आंखें याद आ रही थीं। वे आंखें उसे इतना परेशान क्यों कर रही थीं? उनमें किसी अपहरणकर्ता की चालाकी नहीं थी। उनमें एक गहरा दुख था, एक लाचारी थी और एक अजीब सा अपनापन था। एक बेचैनी मीरा के दिल में घर कर गई। वो उठी और कमरे में टहलने लगी। अचानक उसकी नजर उस कुर्सी पर पड़ी जहां आर्यन की खून से सनी शर्ट रखी थी, जिसे नौकरानी ने धोने ले जाने के लिए रखा था। मीरा पास गई और शर्ट उठाई। वो उसे फेंक देना चाहती थी। इस भयानक दिन की हर याद मिटा देना चाहती थी, लेकिन तभी उसका हाथ शर्ट की जेब से टकराया। अंदर कुछ था। मीरा ने जेब में हाथ डाला और कुछ कागज के टुकड़े निकाले। ये मुड़े टुड़े कागज के टुकड़े थे। मीरा ने उन्हें अपनी हथेली पर सीधा किया। उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। ये एक लॉटरी का टिकट था, लेकिन ये कोई साधारण टिकट नहीं था। इसे बहुत सलीके से मोड़ा गया था। भले ही आर्यन ने घबराहट में इसे मुट्ठी में भींच लिया था, लेकिन उसकी तहें अभी भी साफ दिख रही थी। मीरा कांपते हाथों से उन तहों को वापस उसी तरह मोड़ने लगी। उसने अपनी सांसें रोक लीं। उसके हाथ, जो करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे, आज एक बच्चे की तरह कांप रहे थे। एक तह ऊपर, एक कोना नीचे। और फिर उसकी हथेली पर एक 5 कोने वाला सितारा बनकर तैयार हो गया। लॉटरी के टिकट से बना सितारा। मीरा का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, जैसे किसी ने उस पर बर्फ का पानी डाल दिया हो। वो पीछे हटी और ड्रेसिंग टेबल से टकरा गई, जिससे एक महंगी इत्र की शीशी गिरकर टूट गई। खुशबू कमरे में फैल गई। लेकिन मीरा को कोई होश नहीं था। उसका दिमाग घूम रहा था। ये सितारा, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस पुरानी जैकेट पर फटा हुआ निशान था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो सितारे जो उस अनजान मसीहा ने 10 साल पहले उसे प्रसव पीड़ा के दौरान बहलाने के लिए बनाए थे। एक अपहरणकर्ता ये सितारा क्यों बनाएगा और उसे उसके बेटे की जेब में क्यों डालेगा? और उसे ये खास तरह का फूला हुआ सितारा, पफी स्टार, बनाना कैसे आता है, जो एक पुरानी कला है और बहुत कम लोग जानते हैं। बिजली की एक चमक ने मीरा के चेहरे को रोशन कर दिया। शक का बीज अब एक विशाल पेड़ बन चुका था, जो उसका गला घोट रहा था। उसे उस अपाहिज आदमी के हाथ का निशान याद आया, और उसकी आंखों का वो दर्द जब मीरा ने उसे गाली दी थी। कहीं ऐसा तो नहीं? मीरा बुदबुदाई। अपनी ही सोच से डरकर उसकी आवाज कांप गई। कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई? उसने तुरंत अपना फोन उठाया और इंस्पेक्टर पाटिल का नंबर डायल किया, जो उसके पिता के पुराने दोस्त थे। अंकल पाटिल, प्लीज उन्हें उस आदमी को कुछ मत करने देना। मैं अभी थाने आ रही हूं। कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मीरा कमरे से भागी। उसने अपने नाइट गाउन तक को नहीं बदला। वो सीधे गैरेज में गई, अपनी कार निकाली और उस तूफानी रात में सड़क पर दौड़ पड़ी। उसका अंतर्मन चीख चीख कर कह रहा था कि वो एक भयानक सच के मुहाने पर खड़ी है, जो या तो उसकी जिंदगी बदल देगा या उसे ताउम्र पछतावे की आग में जलाएगा, अगर वो एक पल भी देर से पहुंची। स्पोर्ट्स कार बारिश को चीरती हुई किसी पागल जानवर की तरह खाली सड़क पर दौड़ रही थी। ड्राइविंग सीट पर बैठी मीरा ने स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। उसकी लाल आंखें सामने देख रही थीं, जहां हेडलाइट्स बारिश की बौछारों को काट रही थीं। उसके दिमाग में बिखरी हुई तस्वीरें अब एक भयानक सच बनकर जुड़ रही थीं। बेटे की जेब में मिला कागज का सितारा, उस अपाहिज आदमी के हाथ का निशान और उसकी वो दुख भरी आंखें, ये सब कांच के टुकड़ों की तरह उसके दिमाग में चुभ रहे थे। उसी समय नदी किनारे वाले विला में, जिसे मीरा अभी अभी छोड़कर आई थी, एक और तूफान उठ रहा था।
आर्यन के कमरे में डॉक्टर द्वारा दी गई नींद की दवा का असर उम्मीद से पहले खत्म हो गया था। आर्यन अंधेरे में जाग गया। अपहरण, मार पीट और खून का वो डरावना सपना अभी भी उसके दिमाग में घूम रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा उसे उस पसीने की बदबू वाले आदमी की याद आ रही थी जिसने उसे अपनी बाहों में जकड़कर मार खाई थी। उस दुबले पतले सीने की गर्माहट ही वो एकमात्र चीज थी जिसने आर्यन को सुरक्षा का एहसास दिलाया था। आर्यन ने अपनी जीभ टटोली। वो खाली थी। वो कागज का सितारा, उसका ताबीज गायब था। एक ऑटिस्टिक बच्चे के लिए जो हर चीज को अपनी जगह पर देखना चाहता है, ये एक बहुत बड़ा झटका था। ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया की नींव हिल गई हो। आ आर्यन के गले से अजीब सी आवाजें निकली। वो बिस्तर से कूदा और पागलों की तरह कमरे में भागने लगा। उसने चादरें फेंक दी, खिलौने पटक दिए, दीवार पर लगी तस्वीरें फाड़ दी। शोर सुनकर बाहर ऊंग रही नौकरानी हड़बड़ाकर अंदर भागी। बाबा, क्या हुआ, क्या चाहिए? वो घबरा गई क्योंकि उसने आर्यन को इतना आक्रामक कभी नहीं देखा था। लेकिन आर्यन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे बस वो सितारा चाहिए था। उसे उस आदमी से जुड़ना था। अचानक उसकी नजर कोने में रखे कांच के उस शोकेस पर पड़ी जहां उसकी मां का सबसे कीमती खजाना रखा था। मंद रोशनी में वो पुरानी और फटी हुई टैक्सी ड्राइवर की जैकेट एक गवाह की तरह टंगी थी। उस जैकेट के बाईं ओर लाल धागे से सिला हुआ तारे के आकार का निशान आर्यन को घूर रहा था। आर्यन शोकेस की तरफ लपका और कांच पर हाथ मारा। खोलो, खोलो। नौकरानी डर के मारे पीछे हट गई। इंतजार न कर पाने पर आर्यन ने पास रखे एक भारी क्रिस्टल ट्रॉफी को उठाया और पूरी ताकत से कांच पर दे मारा। छन्ना का। कांच टूटने की तेज आवाज आई और नुकीले टुकड़े फर्श पर बिखर गए। नौकरानी ने चीख कर मुंह छिपा लिया। आर्यन को अपने नंगे पैरों में चुभते कांच की परवाह नहीं थी। उसने हाथ अंदर डाला और उस पुरानी जैकेट को बाहर खींच लिया। जल्दबाजी में कांच के एक टुकड़े ने उसके हाथ को काट दिया। ताजा खून बहने लगा और लकड़ी के फर्श पर टपकने लगा। आर्यन ने जैकेट को सीने से लगा लिया। उसकी पुरानी गंध, समय की महक और खून की हल्की गंध को महसूस किया। वो कांच के ढेर के बीच बैठ गया और अपनी खून से सनी उंगली से जैकेट पर बने उस तारे के निशान को रंगने लगा। आर्यन का खून 10 साल पहले के उसके रक्षक के खून के साथ मिल गया। एक अजीब और पवित्र रिश्ता बन गया। वो रोते और हंसते हुए बुदबुदाने लगा, पापा, पापा। उधर पुलिस स्टेशन के गेट पर मीरा की कार रुकी। वो बारिश में भीगी हुई बदहवास हालत में अंदर भागी। इंस्पेक्टर पाटिल वहां गंभीर चेहरे के साथ इंतजार कर रहे थे। अंकल, वो आदमी कहाँ है? मीरा ने हांफते हुए पूछा। शांत हो जाओ मीरा, पाटिल ने उसे एक तौलिया दिया और कहा, वो लॉकअप में है। लेकिन उससे मिलने से पहले तुम्हें ये देखना चाहिए। वे उसे टेक्निकल रूम में ले गए। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक धुंधली ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो रुकी हुई थी। ये ट्रैफिक सिग्नल का कैमरा था। पाटिल ने प्ले बटन दबाया। मीरा ने अपनी सांसें रोक ली। उसने देखा कि कैसे 2 गुंडे आर्यन के पास आए और कैसे वो लंगड़ा आदमी अर्जुन बिना हिचकिचाए बीच में कूद पड़ा। विक्रम के दावे के विपरीत अर्जुन आर्यन को खींच नहीं रहा था, बल्कि जब गुंडों ने हमला किया तो अर्जुन जमीन पर गिर गया और अपनी पीठ को ढाल बनाकर आर्यन को पूरी तरह ढक लिया। मीरा ने अपना मुंह ढक लिया ताकि उसकी चीख ना निकल जाए। अर्जुन लात घूंसे खा रहा था। उसका सिर झुक गया था, लेकिन उसने उसके बेटे को नहीं छोड़ा। ये दृश्य उसके मन के हर शक को मिटाने के लिए काफी था। और ये देखो, पाटिल ने वीडियो आगे बढ़ाया। समय देखो, गुंडे 4:32:15 पर जंगल में भागे और विक्रम मल्होत्रा की कार 4:32:40 पर पहुंची। वो गुंडों के भागने के बाद आया। फिर भी उसने झूठ बोला कि उसने उन्हें भगाया। सच मीरा के सामने नंगा था। विक्रम मल्होत्रा, जिसे वो अपना जीवन साथी बनाने की सोच रही थी, एक झूठा और बीमार मानसिकता वाला इंसान निकला। उसने न केवल उसके बेटे को नहीं बचाया, बल्कि शायद ये पूरा नाटक उसी ने रचा था और उसके रक्षक को फंसा दिया। मुझे उससे अभी मिलना है, मीरा ने कहा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक दृढ़ संकल्प था। लॉकअप का भारी दरवाजा खुला। अर्जुन कोने में सिकुड़ा बैठा था। आहट सुनकर उसने सिर उठाया। उसका चेहरा सूजा हुआ था। होंठ से खून रिस रहा था। मीरा को देखकर वो डर से पीछे हट गया और अपना चेहरा छिपाने लगा, जैसे उसे और मार या अपमान का डर हो। अर्जुन का ये डर मीरा के दिल में खंजर की तरह चुभा। वो उसके पास गई। अब वो एक अमीर मालकिन नहीं,
बल्कि एक पश्चातापी औरत थी। अर्जुन, उसने धीरे से बुलाया। अर्जुन ने हाथ नीचे किया और हैरानी से उसे देखा। मीरा ने अपने आंसू रोके और कहा, मुझे अपना बायां हाथ दिखाइए। अर्जुन असमंजस में था, लेकिन उसने धीरे धीरे अपनी आस्तीन ऊपर की। नीली रोशनी में कोहनी से कलाई तक एक लंबा, उभरा हुआ और बदसूरत निशान दिखाई दिया। ये पुराना घाव था, जैसे किसी रेंगते हुए कीड़े का निशान। मीरा ने कांपते हुए उस निशान को छू लिया। यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। 10 साल पहले की वो रात, जब अर्जुन उसे गोद में लेकर अस्पताल की सीढ़ियां चढ़ रहा था। फिसलन थी। वो गिरने ही वाला था कि उसने मीरा को बचाने के लिए अपनी कोहनी पत्थर की धार पर मार दी थी। उसका खून मीरा के खून के साथ मिल गया था। मीरा ने अर्जुन की आंखों में देखा और वो सवाल पूछा जिसका जवाब सिर्फ 2 लोग जानते थे। उस रात बेहोश होने से पहले मैंने आपसे क्या कहा था, और आपने मेरे बेटे की नाल बांधने के लिए क्या इस्तेमाल किया था? अर्जुन की आंखें दूर कहीं खो गईं। उसे सोचने की जरूरत नहीं थी। वो पल उसकी आत्मा में खुदा हुआ था। तुमने कुछ नहीं कहा, अर्जुन ने धीमी भारी आवाज में कहा। तुम बस रो रही थी और तुमने मेरी शर्ट का ऊपर वाला बटन तोड़ दिया था। तुम बुदबुदा रही थी, मेरे बच्चे को मत छोड़ना। और नाल? मेरे पास कैंची नहीं थी। मैंने अपनी नीली धारी वाली शर्ट यानी ब्लू स्ट्राइप्ड शर्ट का हिस्सा फाड़कर बच्चे की नाल बांधी थी। मीरा वहीं अर्जुन के पैरों के पास जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। सही है, आप ही हो, कोई गलती नहीं हो सकती थी। उस नीली धारी वाली शर्ट के टुकड़े उसने आज भी याद के तौर पर रखे थे। आप ही हो। सच में आप ही हो? मीरा हिचकियों के बीच बोली। क्यों? आपने अभी थोड़ी देर पहले ये क्यों नहीं बताया? 10 साल तक आप मेरे पास क्यों नहीं आए? अर्जुन ने उस अमीर औरत को अपने पैरों में देखा और एक उदास मुस्कान दी। ढूंढ कर क्या करता मैडम, मैं तो एक टैक्सी वाला था, अब एक लंगड़ा लॉटरी बेचने वाला हूं। तुम एक बड़ी मालकिन हो। मैं नहीं चाहता था कि लोग कहें कि मैं अपनी नेकी की कीमत वसूलने आया हूं या कोई रिश्ता जोड़ना चाहता हूं। और अभी मैंने बताने की कोशिश की थी, पर तुमने यकीन नहीं किया। अर्जुन की सीधी सादी बातों ने मीरा के जमीर को झकझोर दिया। उसने बाहरी दिखावे और पूर्वाग्रह को अपनी आंखों पर पट्टी बनने दिया और अपने जीवनदाता को जेल भिजवा दिया। तभी मीरा का फोन बजा। ये नौकरानी का वीडियो कॉल था। मीरा ने कांपते हुए फोन उठाया। स्क्रीन पर आर्यन के कमरे का नजारा था। नौकरानी रोते हुए कैमरा आर्यन की तरफ कर रही थी। मैडम, बाबा ने शोकेस तोड़ दिया। वो उस फटी जैकेट को छोड़ ही नहीं रहे। हाथ से खून बह रहा है पर पट्टी नहीं बंधवा रहे। स्क्रीन पर मीरा ने देखा कि उसका बेटा कांच के ढेर के बीच बैठा है। अर्जुन की पुरानी जैकेट को जोर से पकड़े हुए है। वो अपनी खून से सनी उंगली उस तारे के निशान पर रख रहा है और फोन की तरफ इशारा करके तोतली आवाज में बोल रहा है, पापा पापा। इंस्पेक्टर पाटिल भी ये देख रहे थे। उन्होंने अर्जुन और फिर मीरा को देखा और सिर हिलाया। अब और किसी सबूत की जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा, लेकिन असली गुनहगार को जेल भेजने के लिए हमें एक आखिरी कील ठोकनी होगी। पाटिल ने वॉकी टॉकी पर आदेश दिया। अर्जुन का ब्लड सैंपल लो और मीरा जी के घर से उस जैकेट को मंगाकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजो। डीएनए मैच कराओ और उन 2 गुंडों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी करो। वे बस अड्डे या स्टेशन की तरफ ही भागे होंगे। मुझे वे जिंदा चाहिए। पूरा पुलिस स्टेशन हरकत में आ गया। मीरा उठी और उसने अर्जुन का खुरदरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसने दृढ़ता से कहा, अर्जुन जी, आपने बहुत दुख सह लिए। अब मैं किसी को आपका बाल भी बांका नहीं करने दूंगी। मैं आपको आपका हक और सम्मान दिलाऊंगी। और शुरुआत उस आदमी का नकाब उतारने से होगी जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। अर्जुन ने खिड़की के बाहर देखा। बारिश रुक चुकी थी और भोर की पहली किरण दिखाई दे रही थी। उसने राहत की सांस ली। 10 साल का बोझ उतर गया था। खुशखबरी उम्मीद से जल्दी मिली। 1 घंटे के भीतर ही पुलिस ने उन 2 गुंडों को एक सस्ते लॉट से पकड़ लिया। सीसीटीवी फुटेज और पुलिस की सख्ती के आगे वे टूट गए। उन्होंने सब उगल दिया। विक्रम मल्होत्रा ने उन्हें 50 लाख रुपए में ये नाटक करने के लिए काम पर रखा था। और एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जब 10 साल
पुरानी फाइल खोली गई तो पता चला कि उनमें से एक गुंडा वही था जो उस रात कब्रिस्तान में मीरा को फेंकने आया था, और वो भी विक्रम के इशारे पर हुआ था। कड़ियां जुड़ गई थीं। विक्रम मल्होत्रा का असली चेहरा, एक शैतान का चेहरा, अब सामने आने वाला था। लेकिन विक्रम अभी भी अनजान था। अपने पेंट हाउस में शराब पीते हुए रॉयल एस्टेट का मालिक बनने के सपने देख रहा था। अगली शाम विक्रम के लिए उसकी दुनिया खत्म होने की शुरुआत थी। उसे अभी तक अपनी तबाही की खबर नहीं थी। उसे मीरा का फोन आया। आवाज में थकान और कमजोरी थी, जैसा वो चाहता था। मीरा ने उसे रात के खाने पर बुलाया। विक्रम अपनी जीत पर मुस्कुराया। सबसे महंगा सूट पहना और विला पहुंच गया। घर में अजीब सन्नाटा था। डाइनिंग टेबल पर खाना लगा था, लेकिन मीरा अकेली बैठी थी। उसने काला गाउन पहना था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम परेशान लग रही हो? विक्रम ने पूछा। बैठो विक्रम, मीरा ने शांत आवाज में कहा। आज मैं तुम्हें एक खास मेहमान से मिलवाना चाहती हूं, एक ऐसा इंसान जिससे तुम कल मिले थे। लेकिन शायद ठीक से पहचान नहीं पाए। विक्रम के माथे पर बल पड़ गए। कौन मेहमान? तभी पर्दे के पीछे से बैसाखी की ठक ठक आवाज आई। अर्जुन बाहर निकला। आज वो फटेहाल नहीं था। वो साफ सुथरे कपड़े पहने था, बाल सलीके से बने थे। हालांकि उसकी चाल में अभी भी लंगड़ाहट थी, लेकिन उसकी उपस्थिति किसी राजा से कम नहीं थी। उसने विक्रम की आंखों में देखा, डर नहीं बल्कि दया के साथ। तू यहां क्या कर रहा है? विक्रम अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। उसका वाइन ग्लास गिरकर टूट गया। मीरा, तुमने इस अपराधी को घर में क्यों घुसने दिया? मीरा ने बिना कुछ बोले रिमोट उठाया और दीवार पर लगे बड़े टीवी को ऑन कर दिया। स्क्रीन पर पुलिस का वीडियो चलने लगा। गुंडे सब कबूल कर रहे थे। विक्रम का नाम बार बार लिया जा रहा था। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। वो समझ गया कि यह दावत नहीं, उसकी विदाई थी। बंद करो इसे, ये छूट है, वो चिल्लाया और रिमोट छीनने के लिए लपका। तभी बाहर पुलिस के सायरन गूंज उठे। इंस्पेक्टर पाटिल पूरी फोर्स के साथ अंदर घुस आए। विक्रम मल्होत्रा, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। खुद को घिरता देख विक्रम के अंदर का जानवर जाग गया। उसने टेबल से एक तेज धार वाला चाकू उठाया और पास खड़े आर्यन की तरफ लपका। कोई आगे नहीं आएगा, वरना मैं इसे मार डालूंगा। वो आर्यन को ढाल बनाकर भागना चाहता था। मीरा चीख पड़ी। पुलिस दूर थी, लेकिन अर्जुन, जो आर्यन के सबसे करीब था, ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने अपनी बैसाखी फेंक दी और अपने सही पैर के सहारे पूरी ताकत से विक्रम पर छलांग लगा दी। भागो आर्यन, अर्जुन चिल्लाया। वो विक्रम से भिड़ गया और दोनों जमीन पर गिर पड़े। अर्जुन के टूटे पैर में भयानक दर्द हुआ, लेकिन उसने विक्रम के पैरों को जकड़ लिया। विक्रम ने उसे लात मारी, उसके चेहरे पर मारा। छोड़ मुझे लंगड़े। अर्जुन के मुंह से फिर खून आ गया, लेकिन उसने पकड़ नहीं छोड़ी। 10 साल पहले उसने मां का हाथ नहीं छोड़ा था। आज उसने बेटे के कातिल का पैर नहीं छोड़ा। बस उन कुछ सेकंड की देरी ने पुलिस को मौका दे दिया। उन्होंने विक्रम को दबोच लिया और हथकड़ी लगा दी। जब सब शांत हुआ तो आर्यन, जो किसी को छूने नहीं देता था, दौड़कर अर्जुन के पास आया और रोते हुए अपने नन्हे हाथों से अर्जुन के चेहरे से खून पोंछने लगा। पापा, दर्द, उसने तोतली आवाज में कहा। ये एक अजनबी के लिए उसके मुंह से निकले पहले सार्थक शब्द थे। कहानी शायद वहीं एक सुखद गिरफ्तारी के साथ खत्म हो सकती थी, लेकिन नेकी की गूंज तो बहुत दूर तक जाती है। उस तूफान के बाद विला में शांति लौट आई थी, लेकिन अब वहां वो पहले जैसा ठंडापन नहीं था। मीरा ड्राइंग रूम में अर्जुन के सामने बैठी थी। मेज पर एक ब्लैंक चेक, कोरा चेक रखा था। मीरा ने उसे अर्जुन की ओर बढ़ाया और बहुत ही विनम्रता से कहा, अर्जुन जी, ये मेरी और मेरे बेटे की तरफ से एक छोटी सी भेंट है। आप इसमें जो चाहे वो रकम भर लीजिए। ये आपके 10 साल के संघर्ष और खोई हुई सेहत की भरपाई तो नहीं कर सकता, लेकिन इससे आपकी आगे की जिंदगी आराम से कटेगी। आप इसके हकदार हैं। अर्जुन ने चेक को देखा, फिर अपने खुरदरे हाथों को। वो काफी देर तक खामोश रहा और फिर धीरे से चेक को वापस मीरा की ओर सरका दिया। मीरा मैडम, मैं जान बचाने का सौदा नहीं करता। 10 साल पहले मैंने पैसे नहीं लिए थे, तो आज भी नहीं लूंगा। अगर मैं ये पैसा ले लूं तो उस रात कब्रिस्तान में जो मैंने अपनी जैकेट उतार कर आपको ढका था, वो एक व्यापार बन जाएगा। इंसानियत नहीं रहेगी। गरीब आदमी का स्वाभिमान बहुत जिद्दी होता है मैडम। एक बार बिक जाए तो दोबारा खरीदा नहीं जा सकता। मीरा सन्न रह गई।
वो हर समस्या को पैसे से सुलझाने की आदी थी, लेकिन इस फकीर आदमी के सामने दौलत उसे बहुत छोटी और तुच्छ लगने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो फिर मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं? मुझे अपना कर्ज उतारने का एक मौका तो दीजिए। अर्जुन मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसने उसके बूढ़े चेहरे को रोशन कर दिया। अगर आप सच में मदद करना चाहती हैं तो मुझे कोई काम दे दीजिए। मैं अपाहिज जरूर हूं, लेकिन हाथ पैर अभी भी चलते हैं। मुझे माली का काम दे दीजिए या गेट पर बैठने का। मैं अपनी मेहनत की रोटी खाना चाहता हूं। और हाँ, हो सके तो मुझे एक जोड़ी नए कपड़े दे दीजिए माँ, कि कब्र पर जाना है। ये वाले बहुत फट गए हैं। मीरा की रुलाई फूट पड़ी, लेकिन ये खुशी और सम्मान के आंसू थे। उसने सिर हिलाकर हामी भरी। वो समझ गई कि इस आदमी का सम्मान करने का एकमात्र तरीका यही है कि उसे सिर उठाकर जीने दिया जाए। और इस तरह अर्जुन वहीं रुक गया, एक एहसानमंद अतिथि के रूप में नहीं, बल्कि एक समर्पित माली के रूप में। लेकिन ये सिर्फ एक पद था। असल में वो उस छोटे से परिवार का एक अटूट हिस्सा बन गया था। मीरा ने दुनिया के सबसे बेहतरीन हड्डी रोग विशेषज्ञों यानी ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को बुलाया और अर्जुन के पैर की सर्जरी करवाई। 8 घंटे लंबा ऑपरेशन चला ताकि उसकी हड्डियों और नसों को फिर से जोड़ा जा सके। इससे वो अब बिना बैसाखी के चल सकता था। हालांकि थोड़ी लंगड़ाहट अभी भी बाकी थी। फिजियोथेरेपी के दिन बहुत दर्दनाक थे। लेकिन अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उसका एक खास कोच उसके साथ था। हर शाम लोग देखते कि नन्हा आर्यन अर्जुन की व्हीलचेयर धक्का दे रहा है या उसके साथ धीरे धीरे कदम मिलाकर उसे चलना सिखा रहा है। 2 टूटे हुए इंसान, एक शरीर से और दूसरा मन से, एक दूसरे को सबसे जादुई तरीके से ठीक कर रहे थे। अर्जुन ने आर्यन को मिट्टी खोदना और पौधे लगाना सिखाया। उसे नाजुक कलियों में जीवन महसूस करना सिखाया। उसने आर्यन को वही कागज के सितारे और ओरिगामी बनाना सिखाया, जिससे आर्यन का ठंडा और बेजान कमरा अब रंग बिरंगे तारों से भरे आसमान जैसा लगने लगा था। अर्जुन का धैर्य आर्यन के ऑटिज्म के लिए सबसे अच्छी दवा साबित हुआ। वो कभी उस पर बोलने या नजरें मिलाने का दबाव नहीं डालता था, बस चुपचाप साथ रहकर अपने प्यार से उसके अकेलेपन को भर देता था। बदले में आर्यन ने अर्जुन को टैबलेट चलाना सिखाया, उसे नंबरों और उन हिसाब किताबों की दुनिया से परिचित कराया जो अर्जुन ने कभी स्कूल में नहीं सीखे थे। आर्यन ने अब दीवारों पर नंबर लिखना छोड़ दिया था। वो अब पेंटिंग करने लगा था। उसकी पहली पूरी पेंटिंग में एक आदमी था जिसने नीली शर्ट पहनी थी और जिसकी पीठ पर फरिश्तों जैसे पंख थे, जो बारिश में एक बच्चे को बचा रहा था। 6 महीने बाद शहर के एक 5 स्टार होटल का विशाल हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। वहां इंस्पायरिंग पर्सन ऑफ द ईयर, साल का सबसे प्रेरणादायक व्यक्ति का सम्मान समारोह चल रहा था। सैकड़ों कैमरे और हजारों दर्शक मंच की ओर देख रहे थे। एंकर ने विजेता का नाम पुकारा। कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं, कोई फिल्म स्टार नहीं, बल्कि मिस्टर अर्जुन, हमारे असली हीरो। अर्जुन मंच पर चढ़ा। आज उसके हाथ में बैसाखी नहीं थी, बस चाल में हल्का सा झुकाव था। उसने गहरे नीले रंग का सूट पहना था और वो उस लॉटरी बेचने वाले से बिल्कुल अलग, बहुत ही शानदार और गरिमामय लग रहा था। उसके साथ मीरा और छोटा आर्यन भी थे। पूरा हॉल खड़ा हो गया और तालियों की गड़गड़ाहट थमने का नाम नहीं ले रही थी। ये तालियां उस नेकी के लिए थीं जिसने मुसीबत को हराया था। जब माइक अर्जुन के सामने आया तो वो थोड़ा कांप गया। उसने भीड़ को देखा और कई अनजान चेहरों पर आंसू देखे। उसने कोई रटा रटाया भाषण नहीं दिया, बस दिल की बात कही। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि 10 साल मैंने इतनी तकलीफ झेली, क्या मुझे पछतावा नहीं होता कि मैं उस रात रुका क्यों? सच कहूं तो जब मैं अपनी टूटी हुई कोठरी में पड़ा होता था तो कई बार भगवान को कोसता था, लेकिन आज जब मैं इस बच्चे का हाथ पकड़कर यहां खड़ा हूं तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ा मुनाफा कमाया है। मेरा मुनाफा ये अवार्ड नहीं है, मेरा मुनाफा ये जीवन है। अर्जुन ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। अगर उस रात मैं वहां से चला जाता तो दुनिया एक जीनियस खो देती और एक महान मां खो देती। अर्जुन का गला भराया। वो रुका और फिर अपनी बात पूरी की। नेकी करना कभी कभी बहुत घाटे का सौदा लगता है। इससे पेट भरने के लिए रोटी नहीं मिलती, ना ही छत मिलती है, लेकिन यही वो चीज है जो हमें रात को सुकून की नींद देती है
और जब हम आईने में देखते हैं तो हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। मुझे विश्वास है कि सबसे बड़ा नुकसान सहकर भी अंत में इंसानियत ही जीतती है। तालियों का शोर फिर से गूंज उठा, लेकिन सबसे भावुक पल अभी बाकी था। आर्यन, जो हमेशा चुप रहता था, अचानक पंजों के बल खड़ा हुआ और माइक को अपनी ओर खींचा। पूरा हॉल सांस रोककर देखने लगा। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसकी नजरें अब भटक नहीं रही थीं, बल्कि सीधे अर्जुन की आंखों में थीं। उसकी आंखों में एक चमक और दृढ़ता थी। उसने माइक पर साफ साफ शब्दों में कहा, थैंक यू पापा अर्जुन। वो 2 शब्द, पापा अर्जुन, किसी भी संगीत से ज्यादा मधुर और पवित्र थे। अर्जुन वही मंच पर फूट फूट कर रो पड़ा। आधी जिंदगी तूफानों में गुजारने वाले उस आदमी को आखिरकार अपना किनारा मिल गया था। मीरा ने भी रोते हुए उन दोनों को गले लगा लिया। वो एक संपूर्ण परिवार की तस्वीर थी, जिसे देखकर हर किसी को विश्वास हो गया कि चमत्कार होते हैं। कहानी का अंत एक सुहानी रविवार की सुबह पाइन हिल कब्रिस्तान में होता है। अब वो 10 साल पहले वाली डरावनी रात नहीं थी। आज आसमान साफ नीला था और धूप चीड़ के पेड़ों से छन कर आ रही थी। 3 लोग, एक अमीर महिला, एक ठीक हो चुका आदमी और एक चंचल बच्चा सड़क किनारे बनी एक छोटी सी गुमनाम कब्र मजार पर अगरबत्ती जला रहे थे। ये वही जगह थी जहां अर्जुन ने उस रात डिलीवरी से पहले मदद की दुआ मांगी थी। अर्जुन ने कब्र पर गर्मागर्म वड़ा पाव, मूल कहानी में बनबाव और बंस और रंग बिरंगे कागज के सारस और सितारे रखे। वो सीधा खड़ा हुआ और उसने आजादी और खुशी की हवा को अपनी सांसों में भरा। हवा ने उसके कोट को थोड़ा उड़ाया तो उसके सीने पर लगा एक बैट चमक उठा, एक 5 कोने वाला सितारा। जिंदगी बहुत निष्पक्ष है। वो आपसे आपके पैर ले सकती है, लेकिन बदले में उड़ने के लिए पंख भी दे सकती है, बशर्ते आप अपने दिल की गर्माहट को बचाए रखें, चाहे कितनी भी ठंडी रात क्यों ना हो। दोस्तों, जिंदगी शतरंज की बिसात की तरह है, जहां कभी कभी नेकी करने वाला प्यादा बहुत कष्ट सहता है और बेईमान वजीर मजे करता है। लेकिन अर्जुन की कहानी ने एक शाश्वत सत्य साबित कर दिया है। अच्छाई वो ढाल नहीं है जो आपको मुसीबतों से बचाती है, बल्कि वो लाइट हाउस है जो आपको अंधेरे समुद्र में रास्ता भटकने नहीं देती। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है और सच को आंच नहीं आती। कर्म का फल भले ही देर से मिले, जैसे दिन की आखिरी बस, लेकिन वो अपनी मंजिल पर पहुंचता जरूर है। उस कीचड़ में 10 साल पहले जो नेकी का बीज बोया गया था, आज वो एक खुशबूदार कमल बनकर खिल उठा है। अगर आपको इस कहानी से उम्मीद और विश्वास मिला हो तो जीवन की रोशनी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ ही हमें ऐसी इंसानियत की कहानियां सुनाने की ताकत देता है। आपका जीवन भी अर्जुन के बनाए उस सितारे की तरह हमेशा चमकता रहे। धन्यवाद। दोस्तों, आप ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं? नीचे कमेंट करके अपने शहर या राज्य का नाम जरूर बताएं। हमें जानकर बहुत खुशी होगी आपको अर्जुन और नन्हे आर्यन की ये भावनात्मक कहानी कैसी लगी। क्या अर्जुन की ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा ने आपके दिल को भी छू लिया? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप और आपका परिवार हमेशा सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहें और आपके जीवन में सुकून और शांति बनी रहे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई प्रेरणादायक कहानी है या आपने कभी किसी अजनबी की मदद की है, तो हमें लिखकर जरूर भेजें ताकि हम उसे दुनिया के साथ बांट सकें। आपकी एक कहानी किसी के जीवन में उम्मीद की नई रोशनी जगा सकती है। अपना ख्याल